नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे कि हम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान को पढ़ते हुए आज ब्रिटेन के अंतर्गत विधि निर्माण या कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम सबसे पहले विधेयकों के जो प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो ब्रिटेन में कई प्रकार के विधेयक होते हैं जिनको कि हम कुछ भागों में अध्ययन की सहूलियत के लिए रख सकते हैं। पहला है सार्वजनिक विधेयक, जिसे कि हम अंग्रेजी में पब्लिक बिल्स बोलते हैं। सार्वजनिक विधेयक का जो संबंध है वो जनसाधारण से होता है, जैसे कि शिक्षा पद्धति या कर, जैसे कि टैक्स बोलते हैं, के अंतर्गत कोई संशोधन या परिवर्तन लाने वाला कोई विधेयक या बिल इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। एक विद्वान हुए हैं मुनरो, वे कहते हैं कि ब्रिटेन में सार्वजनिक विधेयक उसको कहा जाता है जो साधारण जनता के हितों को प्रभावित करता है और समस्त जनता से संबंधित होता है। दूसरा एक प्रकार है, वह है असार्वजनिक विधेयक। असार्वजनिक विधेयक जो है वो किसी विशेष संस्था, किसी विशेष स्थान या विशिष्ट व्यक्ति के साथ संबंधित होता है। अगर कोई विधेयक किसी को जमीन खरीदने या व्यापार करने का अधिकार देता है या किसी नगरपालिका के अधिकारों को बढ़ाता है, तो उसे समुदाय विशेष या स्थान विशेष से संबंधित होने के कारण असार्वजनिक विधेयक या प्राइवेट बिल कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो असार्वजनिक विधेयक है वो किसी नियम अथवा स्थानीय क्षेत्र या नगरपालिका या किसी व्यक्ति विशेष के समूह से संबंधित होता है। तो मोटे रूप में हम विधेयकों को इन दो भागों में बांटते हैं। अब जो सार्वजनिक विधेयक है, अब सार्वजनिक विधेयक के मोटे रूप में दो प्रकार होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक, जिसे गवर्नमेंट बिल बोलते हैं, और दूसरा होता है निजी सदस्य विधेयक, जिसे कि प्राइवेट मेंबर्स बिल बोलते हैं। सरकारी विधेयक जो है उससे अभिप्राय यह है कि जिन सार्वजनिक विधेयकों को मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा सरकार के नाम से सदन में प्रस्तुत किया जाता है उन्हें सरकारी विधेयक कहते हैं। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य जिनको सरकार के नाम से सदन में प्रस्तुत करते हैं वो सरकारी विधेयक कहलाते हैं। अधिकांश सार्वजनिक विधेयक सरकारी होते हैं। दूसरा सार्वजनिक विधेयक का दूसरा प्रकार है निजी सदस्य विधेयक। इससे अभिप्राय उन सार्वजनिक विधेयकों से है जिन्हें मंत्रियों के अलावा सदन के अन्य किसी सामान्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कोई, जो कि मंत्री नहीं है, वो यदि किसी विधेयक को प्रस्तुत करता है तो वो है निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। अर्थात सार्वजनिक विधेयक के मोटे रूप में दो प्रकार हो गए, सरकारी और निजी। अब सार्वजनिक विधेयक जो हैं अब जो सरकारी विधेयक जो है उसको भी हम दो भागों में पुनः बांट सकते हैं।
जिसमें से पहला है वित्त विधेयक और दूसरा है साधारण विधेयक। तो वित्त विधेयक मतलब मनी बिल और साधारण विधेयक मतलब ऑर्डिनरी बिल। तो वित्त विधेयक से अभिप्राय या मनी बिल से अभिप्राय के संबंध में हम ये कहेंगे कि जिन विधेयकों का संबंध वित्त अर्थात आय व्यय या टैक्स जिसे कर कहते हैं आदि से होता है उसे वित्त विधेयक कहते हैं। जो वित्त विधेयक हैं वो सरकारी तौर पर ही प्रस्तुत किए जाते हैं, निजी तौर पर सदन में सदस्यों के द्वारा उनको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अर्थात सिंपल बात है, वित्त विधेयक वे सरकारी विधेयक हैं जो कि आय व्यय और टैक्स आदि से संबंधित होते हैं। दूसरा आता है साधारण विधेयक। वित्तीय विधेयकों के अतिरिक्त जो अन्य विधेयक हैं वो साधारण विधेयक कहलाते हैं। इस प्रकार के जो विधेयक हैं जब उनको मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें सरकारी विधेयक और निजी तौर पर सामान्य सदस्य के द्वारा उनको रखा जाता है तो वो निजी सदस्य विधेयक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यह इसका एक प्रकार और हुआ। अब हम बात करते हैं कि जो विधेयक है सार्वजनिक विधेयक उसके पारित होने की क्या प्रक्रिया है। तो साधारणतया कोई भी जो विधेयक है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन जो वित्त विधेयक है उसको लोक सदन, तो हम जानते हैं कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके अंतर्गत लोक सदन कॉमन सभा है, कॉमन सभा को लोक सदन कहते हैं। तो जो भी वित्त विधेयक है वो कॉमन सभा के अंदर ही प्रस्तावित किया जा सकता है। तो कोई भी जो विधेयक बनता है, जो विधेयक है उसको कानून के रूप में स्वरूप ग्रहण करने के लिए कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कि पहली अवस्था होती है प्रस्तुतिकरण या प्रथम वाचन, फिर उसके बाद होता है द्वितीय वाचन, फिर उसके बाद होता है तृतीय वाचन। ठीक इसी प्रकार की एक सदन के अंतर्गत ये स्तर हो गए, अर्थात एक सदन के अंदर में सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उसके प्रथम द्वितीय और तृतीय वाचन होंगे, फिर उस सदन से पारित होकर के वह दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन के अंतर्गत वापस से हम कह सकते या तो उस विधेयक जो है उसके ऊपर जो है जो सदन के सदस्य हैं उस सदन के सदस्यों के द्वारा दूसरे सदन में भी इन्हीं प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है, अर्थात प्रथम द्वितीय और तृतीय वाचन होते हैं। उसके पश्चात जो है सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है और कानून का स्वरूप धारण कर लेता है। तो जब बात करते हैं हम इसके प्रथम वाचन की या प्रस्तुतिकरण की, तो उसके अंतर्गत कोई भी सार्वजनिक विधेयक जो है वो किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में जो सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विधेयक हैं वो सरकार की ओर से किसी मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रस्तुतिकरण की कुछ विधि होती हैं, जिसमें पहली विधि है साधारण प्रस्तुतिकरण, जिसमें कि विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए किसी प्रकार का कोई भाषण नहीं देना पड़ता, सिर्फ प्रस्तुत किया जाता है लिखित में सूचना दे करके। दूसरी विधि है 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण। इसे महत्वपूर्ण और विवादग्रस्त जो विधेयक हैं उनके संबंध में अपनाया जाता है और प्रस्तावक को अवसर दिया जाता है कि वह विधेयक का जो उद्देश्य है और उसका महत्व है उसके संदर्भ में अपने विचारों को रखें। जो प्रस्तुतिकरण की जो तीसरी विधि है वह है विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण। इस विधि के अंतर्गत जो प्रस्तावक है अपने विधेयक में सिद्धांतों व लाभों को बताते हुए एक विस्तृत भाषण देता है और उस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाने का प्रस्ताव रखता है। जब
जो प्रस्तावक है उसके द्वारा तो प्रस्तावित किया जाता है, तब ये प्रथम वाचन जब पूर्ण हो जाता है उसके पश्चात द्वितीय वाचन के लिए इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जिसमें कि विधेयक के जो सिद्धांत हैं उनको सदन द्वारा स्वीकृत किए जाने पर एक विधेयक समिति के पास जाता है और समिति जो है उसके संदर्भ में निर्णय करती है। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण है इस संदर्भ में। जब इस चरण को पार कर लेता है तो फिर उसके पश्चात यह तृतीय वाचन के लिए जाता है। तृतीय वाचन में जो अध्यक्ष है वो प्रस्ताव रखता है कि विधेयक तीसरी बार पढ़ा जाए। तृतीय वाचन में भी जो विधेयक के सिद्धांतों पर ही विचार किया जाता है, उस पर शब्द प्रतिशब्द जो है विचार नहीं होता, बाकी मतलब सिद्धांत पर विचार होता है। इस बार जो वाचन के अंतर्गत विधेयक में जो नियमित संशोधन है वो नहीं किए जाते, ना ही कोई सारभूत परिवर्तन किया जाता है। अंत में यदि आवश्यक होता है तो मतदान होता है और सदन द्वारा विधेयक को स्वीकार किए जाने पर वह दूसरे सदन में भेजे जाने के लिए योग्य हो जाता है। जब विधेयक दूसरे सदन के अंदर जाता है तो वापस से वह इन तीनों वाचनों की प्रक्रियाओं से गुजरता है और जब दूसरा सदन विधेयक को पारित कर देता है तो विधेयक उसके पश्चात सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात जो है कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। अब बात यह आती है कि यदि दोनों सदनों के मध्य भेद हो जाए, अर्थात मतभेद हो जाए विधेयक के संदर्भ में, यदि दूसरा सदन विधेयक में संशोधन करता है तो विधेयक पुनः प्रारंभिक सदन के पास भेजा जाता है। जो विधेयक को आरंभ करने वाला सदन है यदि उन संशोधन को स्वीकार कर लेता है तो विधेयक सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है, और यदि विधेयक प्रारंभ करने वाला सदन दूसरे सदन के संशोधन को अस्वीकार कर देता है तो विधेयक का अंत कर दिया जाता है। यदि विधेयक लॉर्ड सभा में आरंभ करने वाला सदन है, लॉर्ड सभा जो है विधेयक को आरंभ करने वाला सदन है, तो विधेयक का अंत कर दिया जाता है। और यदि लोक सदन में प्रस्तावित हुआ है और लॉर्ड सभा ने कुछ संशोधन भेजे हैं जो लोक सदन को स्वीकार नहीं है, तो लोक सदन उसे 2 लगातार सत्रों में पारित कर देता है। और यदि पहली बार विधेयक के दूसरे वाचन की तिथि और दूसरी बार विधेयक के तीसरे वाचन की तिथि में कम से कम 1 वर्ष का समय बीत चुका हो तो विधेयकों को दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाता है और सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। जब हम वित्त विधेयक के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है, चूँकि वित्त विधेयक है तो वह लॉर्ड सभा के अंदर पारित नहीं किए जाते हैं, वे केवल कॉमन सभा के अंदर पारित किए जाते हैं। और इस संबंध में लोक सदन या कॉमन सभा की जो स्वीकृति है शक्ति है वही अंतिम है। लॉर्ड सभा को इस वित्त विधेयक के संदर्भ में कोई प्रमुख शक्ति प्राप्त नहीं है। तो अंतिम निर्णय जो है वह केवल और केवल लॉर्ड सभा के पास होता है, लोक कॉमन सभा के पास होता है, और उसके पश्चात वह सम्राट के द्वारा हस्ताक्षर होकर पारित मान लिया जाता है। तो ब्रिटेन के अंतर्गत जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वह कुछ इस प्रकार से ही है। अब जब हम बात करते हैं असार्वजनिक विधेयकों के संदर्भ में, अभी तक अपन लोगों ने चर्चा सार्वजनिक विधेयकों की करी। जब हम असार्वजनिक विधेयकों के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ स्पष्ट है कि जो असार्वजनिक विधेयक हैं उनको पारित किए जाने की जो प्रक्रिया है वो सार्वजनिक विधेयक से थोड़ी भिन्न है। असार्वजनिक विधेयक कौन से हैं? जिनका उद्देश्य किसी स्थान विशेष संबंधी कानून को परिवर्तित करना या किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को कोई अधिकार देना या उसका कोई उत्तरदायित्व हटाना। इंग्लैंड में प्रतिवर्ष कई सारे असार्वजनिक विधेयक पारित किए जाते हैं। असार्वजनिक विधेयक जो है वह संसद में उसका प्रारंभ ना होकर बाहर होता है। जिस व्यक्ति या संस्था या किसी को विशेष को कानून की आवश्यकता होती है तो उसके द्वारा संसद को इस आशय का पत्र
लिखा जाता है और इसके संबंध साथ जो है संबंधित विधेयक की प्रति संलग्न की जाती है। जो आवेदन करता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वह सभी समुदायों, स्वार्थों, उनके जिनके हितों पर प्रस्तावित कानून का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उनकी संदर्भ में लिखित सूचना और स्पष्ट कराए, ताकि प्रस्तावित विधेयक का जो यदि विरोध होना है तो वह विरोध नियत रूप में समय पर हो सके। तो सर्वप्रथम जो ये विधेयक है, ये असार्वजनिक विधेयकों की याचिकाओं के जो परीक्षक हैं, जैसे कि हम एग्जामिनर ऑफ प्राइवेट बिल्स कहते हैं, उनके पास जाता है। असार्वजनिक विधेयकों की याचिकाओं के साथ कुछ प्रकाशित विज्ञापन भी होते हैं, जिससे कि संबंधित पक्षों को आने वाले कानून का ज्ञान हो जाए। तो इस प्रकार से परीक्षक जो है वो यह देखता है कि वास्तव में विज्ञापन प्रकाशित किए गए या नहीं गए, प्रतिलिपियाँ भेजी गई या नहीं भेजी गई, और यदि वह आश्वस्त हो जाए कि समस्त औपचारिकताओं का पालन किया है तो वे इस विधेयक को प्रमाणित करते हैं और विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने के पश्चात जो विधेयक है उसका अन्य किसी असार्वजनिक विधेयक की भांति प्रथम द्वितीय वाचन होता है। यदि द्वितीय वाचन के पश्चात उसका विरोध नहीं होता तो उस विधेयक को निर्विरोध विधेयकों की जो समिति के पास भेज दिया जाता है, और यदि विधेयक का विरोध हो रहा है तो उसे असार्वजनिक विधेयक समिति में भेज दिया जाता है। इन समितियों के अंतर्गत असार्वजनिक विधेयकों पर विचार करने में सार्वजनिक विधेयकों से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। असार्वजनिक विधेयकों के संदर्भ में जो समिति है वो अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है, और यदि इस प्रकार की समस्त कार्रवाई के पश्चात समिति विधेयक संबंधी बातों से संतुष्ट होती है तो वह विधेयक को आगे बढ़ा देती है, अन्यथा समिति के स्तर पर ही उसको समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार एक सदन के अंतर्गत यह अब जो है पारित हो जाता है, फिर उसको दूसरे सदन के अंतर्गत भेजा जाता है, और दूसरा सदन जो है उसको अधिकार होता है कि वे विधेयक को अस्वीकार कर ले या स्वीकार करे या संशोधन के साथ कुछ सुझाव दे दे। सामान्यतः जो है यही दृष्टिकोण अपनाया जाता है कि समिति के द्वारा विधेयक पर पूर्ण विचार कर लिया गया है और समिति का जो निर्णय है वो न्यायालय के समान है, अतः सदन के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है और इस औपचारिकता के साथ वह विधेयक जो है कानून का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ संक्षेप में यदि हम पुनः बात करें तो यहाँ यह स्पष्ट है कि विधेयक को कानून के रूप में अस्तित्व में आने हेतु एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम उसे किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ पर कि प्रस्तुतिकरण की जो 3 पद्धतियाँ हैं उनमें से किसी एक पद्धति को अपनाया जाता है। उसके पश्चात जब वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वह प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो इसके वाचन हैं उन चरणों से गुजर करके एक सदन से पारित हो जाता है और फिर वह दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरे सदन के अंतर्गत भी वह इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरता है और वहाँ से पारित हो जाता है, और उसके पश्चात वह हस्ताक्षर हेतु सम्राट के पास चला जाता है। यदि कोई दूसरे सदन के द्वारा कोई आक्षेप या संशोधन कुछ इसके साथ लगाए जाते हैं तो प्रथम सदन जिसमें कि वह विधेयक प्रस्तुत हुआ था वह उसके सदन के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उन जो संशोधन हैं उनके संदर्भ में क्या निर्णय लिया जाए, और उसके पश्चात सम्राट के हस्ताक्षर के उपरांत यह विधेयक जो है वो एक कानून का रूप या विधि का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के अंतर्गत जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है उसका पालन किया जाता है। नमस्कार।